बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं जनाब। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जाम व्यू पॉइंट से अब तक 3 अटेम्प्ट्स हुई हैं, तीनों में टेस्ट हुआ है। 10 नंबर का भी टेस्ट हुआ है, 15 का भी टेस्ट हुआ है और लास्ट जो भी रिसेंट अटेम्प्ट गुजरी है उसमें 12 मार्क्स का टेस्ट हुआ है। एक बात हम क्लियर कर लेते हैं, इस टॉपिक के बगैर पेपर ही नहीं बन सकता, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर एरिया है। ये हो ही नहीं सकता कि पेपर में टेस्ट ना हो, इतना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। ये टेस्ट होता है फुल क्वेश्चन के तौर पे भी। अच्छा, इसके अलावा एमसीक्यूज भी हैं, वो मैंने काउंट नहीं किए हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज भी हैं, वो मैंने काउंट नहीं किए हैं। ये सिर्फ मैंने मेजर बड़े क्वेश्चंस काउंट किए। तो सर आप ले लें 15 मार्क्स का एवरेज क्वेश्चन, आपको हर अटेम्प्ट में ये नजर आ जाएगा 13 से 15 मार्क्स, ठीक है। चलिए जी सर उसको शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, सर बिजनेस क्या है? देखिए, बिजनेस किसी भी एक्टिविटी को हम कहते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना हो। कोई भी एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, वो बिजनेस है। मिसाल के तौर पर सर मैं पढ़ाता हूं, ये मेरा बिजनेस है। मिसाल के तौर पर सर मेरा भाई है, वो जो है वो चमड़े का काम करता है सर, वो मिसाल के तौर पर जो है वो लेदर खरीदता है, लेदर बेचता है, ये उसका बिजनेस है। मिसाल के तौर पर सर मेरा एक भांजा है, वो डॉक्टर है सर, वो सर्विसेज देता है, ये उसका बिजनेस है। एनी एक्टिविटी दैट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट इज बिजनेस, ठीक है जी। अब बिजनेस करने के सर स्टेक होल्डर्स के हिसाब से, ओनर्स के हिसाब से 3 ही तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि सर एक बंदा अपना बिजनेस शुरू करे, उसका कोई पार्टनर ना हो, अकेले बिजनेस शुरू करे, घर से पैसे लेके जाए और काम करना शुरू कर दे। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सोल ट्रेडर। क्या कहते हैं? सोल ट्रेडर। गौर से एक चीज समझना, एक बंदा है और एक बिजनेस है। सर यहां बिजनेस, सोल ट्रेडिंग बिजनेस एक ही है और बंदा ही उसको चला रहा है, तो बंदा और बिजनेस अलग नहीं है। कल अल्लाह ना करे अगर बंदा मर जाता है तो वो बिजनेस भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो इसका मतलब है बंदा ही बिजनेस है, बंदा ही बिजनेस एक्टिविटीज कर रहा है। बंदा है तो बिजनेस है, बंदा नहीं है तो बिजनेस नहीं है, ठीक है जी। सिंपल सीधी सी बात है, ठीक है जी। अच्छा, फिर सर ये बंदा खुद बिजनेस कर भी रहा है, मैनेज भी कर रहा है, ओनर भी है, कमा भी रहा है। जो काम करेगा घर लेके जाएगा, नहीं करेगा नहीं लेके जाएगा, ठीक है जी। ओनर भी है क्योंकि इससे पैसा लगा, मैनेजर भी है क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी भी खुद अंडरटेक कर रहा है। सर फिर हमारे पास एक चीज आती है पार्टनरशिप। जब बिजनेस को कैपिटल की जरूरत होती है ना और एक बंदा नहीं पूरा कर रहा होता, तो हम क्या करते हैं? पार्टनर्स बना लेते हैं। पार्टनर्स बना लेने का मतलब सर एक बिजनेस में आपने कई कई लोग ऐड कर दिए, मिस्टर ए को भी लिया, बी को भी लिया, सी को भी लिया, डी को भी लिया, लेकिन सर इसकी भी लिमिट है, 20 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते एक बिजनेस के अंदर। अब जब पार्टनर्स आ जाते हैं तो काम तब भी पार्टनर्स नहीं करना है, बिजनेस तब भी पार्टनर्स नहीं चलाना है। तो ये भी सर मैनेजर्स भी हैं, ओनर्स भी हैं। कुछ ऐसे स्लीपिंग पार्टनर होते हैं जो काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन सर कुछ पार्टनर जो काम कर रहे हैं, यानी ओनर ही काम कर रहा होता है मेजॉरिटी केसेस के अंदर, ठीक है जी। लेकिन व्हाट इफ के सर हम और पैसे हमें चाहिए, तो अब मजीद पार्टनर्स तो ऐड नहीं हो सकते। अब हमें बनानी पड़ेगी एक कंपनी। कंपनी में अनलिमिटेड नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं। मैं एक पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं, प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहा, ठीक है जी। एक पब्लिक कंपनी के अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं। एक पब्लिक कंपनी के अगर अनलिमिटेड नंबर ऑफ ओनर्स हैं तो वो सब मिलकर तो बिजनेस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये कि सर इन ओनर्स ने, कैपिटल प्रोवाइडर्स ने फिर मैनेजमेंट को अपॉइंट करना होगा जो बिजनेस चलाएगी। अच्छा, ये जरूरत हमें ऊपर वाले 2 बिजनेस के मोड्स में पेश नहीं आई। क्यों? थोड़े से लोग हैं वही बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, वही चला रहे हैं। सोल ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर जो बंदा है, ओनर है, वही बिजनेस चला रहे हैं, वो मर गया, खत्म हो गया बिजनेस। लेकिन सर कंपनी में कैपिटल प्रोवाइडर जो पैसा दे रहा होता है वो इन्वेस्टर होता है। उसको बिजनेस की इतनी ज्यादा सेंस नहीं होती, इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, चलाने का इतना ज्यादा हिसाब किताब नहीं उसको पता होता। तो वो क्या करता है? वो पैसे दे देता है, ठीक है जी, और मैनेजमेंट अपॉइंट कर देता है। ये मैनेजमेंट फिर क्या करती है? कंपनी के बिजनेस को चलाती है। आइंदा के बाद जब मैं कहूं कंपनी, तो बात हो रही है मैनेजमेंट की। बात जो है वो शेयर होल्डर्स की नहीं हो रही है, कैपिटल प्रोवाइडर्स की नहीं हो रही। आइंदा के बाद हम अगर कहें कंपनी, पूरे बीएफडी में कहीं भी वर्ड इस्तेमाल हो कंपनी, इसका मतलब क्या होगा? वो बंदा जिससे कैपिटल प्रोवाइड किया? नो सर, इसका मतलब वो मैनेजमेंट जो बिजनेस को चला रही है। ये बात समझ आती है? तो सर आइंदा के बाद हम, अच्छा, पूरा बीएफडी इज नॉट अबाउट सोल ट्रेडर, इज नॉट अबाउट पार्टनरशिप। entire BFD course is about a company in which investors will finance, ठीक है जी। अपॉइंट करेगी मैनेजमेंट को इन्वेस्टर, और फिर मैनेजमेंट चलाएगी बिजनेस आगे। अब बताओ इस मैनेजमेंट का क्या रोल होना चाहिए? इस मैनेजमेंट का ये रोल होना चाहिए कि जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, जो सोच के दिए कि मुझे इस पे पैसे कमाने, रिटर्न चाहिए, मुनाफा चाहिए, ये कंपनी पैसे आगे इन्वेस्ट करे
और सर फिर इतना पैसा कमा के दे कि ये जो बंदर ऊपर आपको ऊपर नजर आ रहा है ये खुश रह सके। ये बात समझ में आई? इसको आपने सेटिस्फाई करना है। तो अब सर पूरे बीएफडी में हम पढ़ेंगे सिर्फ कंपनी स्ट्रक्चर को, और पूरे बीएफडी में हम पढ़ेंगे, जब ना बार वर्ड यूज करेंगे कंपनी, तो इसका मतलब सर मैनेजमेंट की बात हो रही है, कंपनी चलाने वालों की बात हो रही है। क्लियर हो गई ये बात समझ आती है सब? सर देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और देखने जा रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय परसेंटेज रिटर्न। इसको जरा अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि आगे सारे टॉपिक्स के अंदर आपका वास्ता इसी से पड़ेगा कि इतना परसेंट कमाया उतना परसेंट कमाया, इसका मतलब क्या है। देखिए मिसाल के तौर पर मैं आज एक बैंक में 100 रुपए प्लेस करता हूँ, 100 रुपए रखता हूँ मैं बैंक में, ठीक है जी। मैं इसको नाम दे रहा हूँ ईयर जीरो। ईयर जीरो का मतलब है अभी अभी 100 रुपए रखता हूँ, और एक साल बाद सर मुझे इस बैंक से एक साल बाद कोई 115 रुपए मिलते हैं। 115 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 115। तो मैं अगर आपसे कहूं सर मेरा रिटर्न कितना है, तो आप कहोगे जी रिटर्न आपका 15 रुपए है, क्योंकि 100 रुपए तो आपका कैपिटल था, तो आपने 15 रुपए कमाए। लेकिन 15 रुपए तो अमाउंट में कमाए ना, परसेंटेज में कैसे? सर आपने इन्वेस्ट कितने किए थे? 100 रुपए। उस 100 रुपए पे आपने 15 रुपए कमाए, इसका मतलब है आपका रिटर्न 15% है। ठीक है। अच्छा मैं एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूं। सर मिसाल के तौर पर एक एक बंदे ने मुझे कहा कि यार मैं एक बस खरीद रहा हूँ, मुझे चाहिए पैसे। मैंने कहा ठीक है यार मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। उसने कहा सर आप एक काम करें, आप मुझे 2000 रुपए दे दें। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा सर एक साल बाद मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, यानी बस में आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक साल की, उसके बाद मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला आपको आपको 2400 रुपए दूंगा। कितने? 2400 रुपए दूंगा। आप मुझे आज 2000 रुपए दे दो, एक साल बाद मैं आपको 2400 रुपए वापस करूंगा। यानी मैं जिस प्रोजेक्ट में जिस जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं एक साल बाद ही पैसे वापस मिल जाएंगे। बताएं मेरा रिटर्न कितना है? अगेन सर रिटर्न हमारे पास जो इनिशियल कैपिटल के ओवर एंड अबव मिल रहा है 400 है, और अगर मैं इसको डिवाइड करूं सर इनिशियल कैपिटल से, तो मेरे पास सर ये 20% आता है। तो इसका मतलब है परसेंटेज रिटर्न ऐसे कैलकुलेट होता है। अच्छा ये प्रोजेक्ट एक साल से ज्यादा का भी हो सकता है, फिर उसमें कैसे परसेंटेज रिटर्न कैलकुलेट होगा वो हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। लेकिन हमारे जहन में एक बात बैठ गई कि एक इन्वेस्टर जब किसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो वो कुछ रिटर्न देख के पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है कि जी इतने परसेंट रिटर्न मुझे मिलेगा या इतने परसेंट रिटर्न मुझे चाहिए। ये बात दिमाग में बैठती है। तो परसेंटेज रिटर्न समझ आ गया। पैसे आज इन्वेस्ट करो, कुछ सालों में अगले साल में भी, उसके अगले साल में भी, उसके अगले साल पैसे मिले, और जो इजाफी पैसा आपको मिले वो आपका रिटर्न है। और परसेंटेज रिटर्न निकालने का तरीका क्या है कि आप ऊपर रखें रिटर्न को, नीचे रखें इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। मैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक साल वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। अच्छा अब जरा सा गौर से देखिएगा मेरे बच्चों, छोटा सा कॉन्सेप्ट, बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट, बुनियाद। एक इन्वेस्टर एक कंपनी को पैसे देता है। क्या मतलब? मैं मिसाल के तौर पर आज ओजीडीसी के पास जाता हूं, मैं उसको दे देता हूं पैसे, ये लो भाई ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरे पैसे ले लो, मुझे पैसे कमा के दो इसके ऊपर। क्या करके दो? पैसे कमा के दो। इन्वेस्टर क्या सोच के आता है कंपनी के पास? सर पैसा कमाना है उसने। तो अज्यूम करें सर मेरी एक कंपनी है एज एन इन्वेस्टर, और लाखों इन्वेस्टर, मैं भी एक इन्वेस्टर हूं। मैंने इस कंपनी को दिए 1 लाख रुपए। कितने? 1 लाख रुपए। मैंने कहा ए कंपनी, मुझे इस 1 लाख रुपए पे सालाना सालाना 16% यानी 16,000 कमा के दो। 16% यानी 16,000 कमा के दो। ये पैसे मैंने दे दिए कंपनी की मैनेजमेंट को। मैंने आपसे कहा आइंदा के बाद जब मैं वर्ड कहूं कंपनी, तो इसका मतलब है मैनेजमेंट। ये 1 लाख रुपए दे दिए मैंने मैनेजमेंट को। मैं कौन हूं? इन्वेस्टर। 1 लाख रुपए जब कंपनी के पास गए, तो कंपनी ने सोचा भाई मैंने अहमद रजा को देने हैं 16% का रिटर्न। अच्छा ये कंपनी अज्यूम करो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। इस कंपनी ने सोचा यार मैं एक काम करता हूं, एक बस ले लेता हूं। अगर मैंने बस ले ली ना, बस मैंने ले ली, बस आएगी 50,000 रुपए की। कितने की आएगी? 50,000 रुपए की। और बस पे मुझे हर साल 20% का रिटर्न मिलेगा। किसको? इन्वेस्टर को। नहीं नहीं नहीं, किसको? कंपनी को। कंपनी रिटर्न क्या करेगी? इन्वेस्टर को दे देगी। क्या इन्वेस्टर खुश होगा? हाँ सर। इन्वेस्टर मांग कितने रहा है? 16%। इन्वेस्टर को मिलेंगे कितने? 20%। क्या कंपनी को इस पैसे को इस बस सर्विस में डालना चाहिए? यस। अब बताओ इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये कि जिस बंदे से पैसे लिए हैं आगे उसको ऐसे इन्वेस्ट करे कि इतना रिटर्न कमाए कि ये बंदा खुश रहे, ऐसा। अब कंपनी ने सोचा कि जी एक टैक्सी भी ले लेते हैं। टैक्सी आएगी से 32,000 रुपए की। पैसे पड़े? हाँ सर 1 लाख रुपए थे, 50 खर्च हो गए, 32 पड़े।
टैक्सी पे रिटर्न मिलेगा सालाना 18% का। क्या टैक्सी लेनी चाहिए? हाँ सर, क्योंकि मेरा इन्वेस्टर जिससे मुझे पैसे दिए 16% मांग रहा है और जिस जगह में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं 18% का रिटर्न मिल रहा है, तो कंपनी को यह काम भी करना चाहिए। अब बताएं कंपनी के पास मजीद कितने पैसे रह गए? सर 18,000। अब हमने सोचा है कुछ मोटरसाइकिल्स ले लेते हैं। मोटरसाइकिल में अगर हमने 18,000 रुपए डाले ना, तो मोटरसाइकिल हमें सिर्फ 13% का रिटर्न देगा या सिर्फ 12% का रिटर्न देगा। अब बताओ क्या मोटरसाइकिल में पैसे डालने चाहिए? नहीं सर, नहीं डालने चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन्वेस्टर कितना रिटर्न मांग रहा है? 16%। और कंपनी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कितना कमाएगी? 12%। तो मैं अपने इन्वेस्टर को एज अ कंपनी खुश नहीं रख सकता। ये बात भेजे में बैठती है। अब बताएं इस पर्टिकुलर कंपनी का एम क्या है? आवाम से पैसे ले, आगे उसको ऐसे इन्वेस्ट करे, उस पर इतना रिटर्न बना सके कि अपने इन्वेस्टर को खुश रख सके। अब बताओ इन्वेस्टर की व्यू पॉइंट से देखो, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट कितना है? कितना रिक्वायर्ड रेट है? 16%। क्या कंपनी अपने 2 प्रोजेक्ट से 16% कमा के दे रही है? हाँ सर। सर बाकी के पैसे का हम क्या करेंगे? 18% का हम क्या करेंगे? और प्रोजेक्ट ढूंढना शुरू करेंगे। जब तक कि हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिलता जो 16% कमा के दे, हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे सर। और अगर सर नहीं मिला तो हम ये पैसा वापस कर देंगे इन्वेस्टर को। हम कहेंगे यार आप 16% मांग रहे हो, 2 प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, तीसरा प्रोजेक्ट 16% वाला नहीं मिल रहा, भाई ये पैसे वापस ले ले, तो खुद इन्वेस्ट कर देना कहीं और। ये बात समझ आती है? अब बताओ कंपनी के कायम रहने का सोल ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी इसलिए कायम होती है कि जो इन्वेस्टर से पैसा मिलता है सर उस पर इतना रिटर्न कमाया जाए कि वो खुश रहे, उसका रिक्वायर्ड रिटर्न हासिल किया जा सके। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न इधर कितना है? इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न इधर कितना है सर? 16%। इसको हम कहते हैं जनाब रिक्वायर्ड रिटर्न। ऐसा कंपनी के लिए पता है क्या है? ये कंपनी ने पैसा लिया, आगे इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी ने कमाए कितने? 20%। कंपनी ने देना कितना है सर? रिटर्न कितना देना है इन्वेस्टर को? 16%। ये कंपनी की कॉस्ट है। कंपनी कह रही है यार जो पैसा मेरे पास आया है ना, इसके अगेंस्ट मुझे डिविडेंड देना है, कॉस्ट पे करनी है, तो एटलीस्ट इतना कमाओ कि 16% की कॉस्ट पे कर सको। हमने कमाए कितने? 20%। क्या कंपनी शेयर होल्डर को खुश रख पाई? यस सर। क्या कंपनी टैक्सी में पैसा इन्वेस्ट करके शेयर होल्डर्स को खुश रख पा रही है? यस सर। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, कंपनी जो पैसा कमाएगी वो शेयर होल्डर को यानी इस इन्वेस्टर को दे देगी। जब कंपनी दे रही होगी तो कंपनी के लिए टेक्निकली क्या बन जाएगा? कॉस्ट। इन्वेस्टर के लिए क्या है? रिटर्न है। कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट है, क्योंकि इन्वेस्टर ले रहा है और कंपनी को ये रिटर्न देना है। अब मुझे एक बात बताएं सर, इस कंपनी का सोल ऑब्जेक्टिव क्या है? जो इन्वेस्टर पैसा लेकर आ रहा है और जो रिटर्न वो जहन में रख के लेकर आ रहा है, मांग रहा है जो वो रिटर्न, मैंने इस पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करना है कि इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा कमा सकूं। अगर मैं ज्यादा कमा सकता हूं, यानी कंपनी कह रही है अगर मैं ज्यादा कमा सकूंगी तो मैं इन्वेस्टर को खुश रखूंगी, अगर नहीं कमा सकूंगी तो पैसे क्या कर दूंगी? वापस कर दूंगी। मेरे बच्चों ये बात भेजे में बैठ रही है। अब बताओ अगर कोई पूछे इस कंपनी का टारगेट रिटर्न क्या है? 16%। इस कंपनी का, इस कंपनी का, इस इन्वेस्टर का, इस कंपनी का, इस इन्वेस्टर का, इस कंपनी का, इस इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट क्या है? सर 16%। ये कंपनी का 16% से ऊपर कमा रही है, हाँ 2 प्रोजेक्ट्स में, तीसरे प्रोजेक्ट में नहीं कमा रही, तो हमें क्या करना है? पैसा वापस कर देना है। जरा सा ब्रीफ आइडिया हुआ कि कंपनी के कायम होने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट का एम क्या है, मैनेजमेंट का काम क्या है। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि इन्वेस्टर से पैसा लो, जिस रेट पे वो पैसा आपको दे रहा है, जो सोच के पैसा दे रहा है, आगे उसको ऐसे इन्वेस्ट करो कि आप उससे ज्यादा रिटर्न कमाओ या एटलीस्ट उसके बराबर रिटर्न कमाओ और ये इन्वेस्टर क्या रहे? खुश रहे। ये बेसिक बात आपको समझ आई? वैक का पूरा चैप्टर इसी चीज के ऊपर है। सर मुझे बताएं कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? जो कैपिटल मिला है इसकी कॉस्ट जो इन्वेस्टर को पे करनी है वो 16% है। तो हम 16% को कहते हैं, इन्वेस्टर के लिए तो कहते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न, लेकिन कंपनी के लिए कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि कंपनी ने जो 1 लाख रुपए लिए इन्वेस्टर से, इस पे 16% कमा के देना है, तो ये कंपनी के लिए तो कॉस्ट है, क्योंकि कंपनी ने देना है, कंपनी ने देना है सर 16%, कंपनी को डिविडेंड देना है, कंपनी को सूद भी देना पड़ेगा। कंपनी जो पैसा पे करेगी 16% वो कंपनी के लिए कॉस्ट है, लेकिन वो इन्वेस्टर के लिए क्या है? रिटर्न है। ये बात समझ आती है? अब बताएं सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसको कहते हैं? अवाम उन्नास से लिए गए पैसे के ऊपर जो टारगेट रिटर्न कमा हुआ है, आप कमाना लाजमी है आपके लिए, वो क्या है आपकी? वो है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मुझे बताओगे इस इन्वेस्टर से हमने कितने पैसे लिए थे? 1 लाख, इसको कमा के कितना देना है? 16%। तो सर ये 16% कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इस कैपिटल को लेके इस्तेमाल करने की कॉस्ट।
कंपनी ने इस पर डिविडेंड देना है, कंपनी के लिए कॉस्ट है क्योंकि पे करना है कंपनी ने। क्लियर हो गई? इन्वेस्टर के लिए टारगेट रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न, और कंपनी के लिए यही चीज क्या है, कॉस्ट है। क्यों? कंपनी ने इस पे कमा के ये 16% पे ऑफ करना है, शेयर होल्डर को देना है। डन हो गया जी। सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। चलिए जब हम सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, हमने सिर्फ अभी तक ये पढ़ा कि एक इन्वेस्टर जो कंपनी को पैसे देता है और उस पर रिटर्न डिमांड करता है, ये इन्वेस्टर के लिए रिक्वायर्ड रेट है। कंपनी चूंकि पैसे पे करेगी इन्वेस्टर को, कंपनी के लिए कॉस्ट है, और कंपनी को अपने कॉस्ट को अर्न करने के लिए, मैनेज करने के लिए ये पैसा आगे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि जहां से रिक्वायर्ड रेट से ज्यादा कमाई हो सके। आए जरा देखते हैं जनाब। ये कह रहे सिद्दीक लिमिटेड हैज बीन गिवन अ सम ऑफ 650 मिलियन रुपीज बाय शेयर होल्डर्स। द शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट इज 12%। शेयर होल्डर क्या मांग रहे हैं? 12%। कंपनी को हर हाल में 12% कमा के देना है। द कंपनी ओनली इन्वेस्ट इन 1 ईयर प्रोजेक्ट्स। कंपनी जो पैसे डालती है ना, 1 साल के प्रोजेक्ट्स में डालती है, इससे ज्यादा नहीं डालती, कंपनी की पॉलिसी होगी। डिटेल्स ऑफ द अवेलेबल प्रोजेक्ट्स आर एज अंडर। प्रोजेक्ट ए में 250 मिलियन डालो, 1 साल बाद 285 ले जाओ। सर बी में 126 डालो, 137 ले जाओ। सी में 160 डालो, 1 साल बाद 185 ले जाओ। डी में 114 मिलियन डालो और 1 साल बाद 135.66 ले जाओ। अब बताओ कंपनी का टारगेट रिटर्न, कंपनी का कॉस्ट जो कंपनी को हर हाल में पे करना है इन्वेस्टर को, वो कितना है जी? 12%। पहली चीज, स्पेसिफाई व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी। कंपनी को कैपिटल कितना मिला? कंपनी को कैपिटल कितना मिला मेरे बच्चों? कंपनी को कैपिटल मिला 650 मिलियन। कैपिटल मिला 650 मिलियन। जिन्होंने दिए वो क्या कंपनी के मामा के पुत्र हैं, चाचा के पुत्र हैं, फूफा के पुत्र हैं? ना मामा के पुत्र हैं ना खाला के पुत्र हैं। सर वो रिटर्न मांग रहे हैं कितना? वो रिटर्न मांग रहे 12%। ये कंपनी के लिए कॉस्ट है, कंपनी को पे करना है ये 12%। अब बताओ कंपनी सोच रही है मैं ए बी सी डी में पैसे डालूं या ना डालूं। सबसे पहले प्रोजेक्ट ए को लेके चलते हैं। बताओ प्रोजेक्ट ए में कमाई कितनी है? कमाई कितनी है सर? 285 मिलियन मिलेंगे। अगर हम 250 मिलियन लगा दें तो सर मेरे पास जो इनकम है वो कितने की है? वो है 285 माइनस 250, दैट इज 35। अगर मैं परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो सर मैं इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब बताएं सर मेरे पास ये 250, यस सर। सर मेरे पास 285 माइनस 250, सर 35 डिवाइडेड बाय 250, ये मेरे पास बनता है अराउंड 14%। हाँ जी, कंपनी को कमाना कितना था? 12%। कंपनी कमा कितना रही है? 14%। क्या हमने कंपनी कॉस्ट पे कर पाएगी? आराम से पे कर पाएंगे हम, कोई टेंशन नहीं। 14% कमा लिया, इन्वेस्टर मनुष्य से मांगा ही 12% है, दे देंगे उसको, कोई टेंशन नहीं। प्रोजेक्ट बी पे है। क्या हमारा डिसीजन ये कि कंपनी को प्रोजेक्ट ए में पैसे डालने चाहिए? हाँ, 14% का रिटर्न मिल रहा है, शेयर होल्डर खुश हो जाएगा। उसको चाहिए कितना? 12%। मामा। सर फिर दूसरा, सर दूसरे में अगर मैं इनकम निकालूं तो मेरे पास सर 137.34 माइनस 126, मुझे बताएं इनकम कितनी है? सर ये आ रही है मेरे पास 11.34। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं सर कोई 126 से, पता है परसेंटेज में कितना आ रही है? ओ भाई 9%। नहीं 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 नहीं, इस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं डालेंगे हम। क्यों भाई? कंपनी अगर इसके से 9% कमाएगी तो जो शेयर होल्डर मुंह खोल के बैठा है कि उसको 12% चाहिए, तो हम नहीं दे पाएंगे। अच्छा अब एक सोच जहन में डेवलप हुई, ऊपर वाले में 2% ज्यादा मिल रहा है, नीचे वाले में 2-2.5 कम मिल रहा है, दोनों में इन्वेस्ट कर देना। नहीं, आप ऊपर वाले में इन्वेस्ट करें। अगर यहां पैसे बच रहे हैं, नहीं इन्वेस्ट हो पा रहे, शेयर होल्डर को वापस कर दो, उसको बोल दो नहीं कमा पाएंगे भाई तेरे पैसे पे हम तेरा रिक्वायर्ड रिटर्न। ऊपर वाले का से ज्यादा कमा लिया तो उसको बैलेंस आउट करने की जरूरत नहीं है कि एक जगह कम इन्वेस्ट कर देते हैं। नहीं भाई, आप वापस कर दो ना पैसे, उसको अच्छा नजर आओगे भाई हम 14% कमा के दे रहे हैं, और जब नहीं कमा के दे सकते तो पैसे वापस कर देते हैं। तो ये याद रखेंगे हम सर, कभी भी क्यूमुलेटिव बेसिस पे नहीं देखेंगे हम, ये देखेंगे हर 1 रुपया जो मैं लगा रहा हूं, क्या मैं शेयर होल्डर का टारगेट रिटर्न कंप्लीट कर पा रहा हूं? अगर हाँ तो इन्वेस्ट करो, अगर ना तो इन्वेस्ट नहीं करो। सर मैं जा रहा हूं जनाब प्रोजेक्ट नंबर सी पे। प्रोजेक्ट सी क्या कह रहा है? 160 मिलियन आज दो, 185.6 1 साल बाद ले जाओ। तो हम कह रहे हैं जी हमारी इनकम कितनी है जी? 185.6 माइनस 160, ऐसे ही 185.6 है। यस सर, ये सर मेरे पास 25.6।
इस 25.6 को मैं डिवाइड कर दूं 160 से, ये आता है सर मेरे पास 16% का रिटर्न। बल्ले बल्ले जी, पैसे डालें सर इसके अंदर, आसरा नहीं करें, प्रोजेक्ट सी में पैसा डालें, क्योंकि आपके ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है। सर कंपनी डी, सर या प्रोजेक्ट डी सॉरी, 114 135.66 इनकम कितनी है देखो, अगर इस प्रोजेक्ट में कंपनी पैसा डाले 135.66 और 114, ये सर मेरे पास 21.66 डिवाइडेड बाय 114, सर ये तो माशाल्लाह 19% का रिटर्न है। तो इसका मतलब है हमारा डिसीजन ये ठहरा कि कंपनी का चूंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कंपनी के लिए जो टारगेट कमाने का मिनिमम टारगेट है वो 12% है, तो कंपनी को प्रोजेक्ट ए में भी पैसे डालने चाहिए, प्रोजेक्ट सी में भी डालने चाहिए, डी में भी डालने चाहिए, लेकिन कंपनी को किसी सूरत में भी बी में पैसे नहीं डालने चाहिए। इससे बेहतर है कि पैसे वापस कर दिए जाएं। ये बेसिक बात समझ आ रही है? इन्वेस्टर जो मांग रहा है सर वो कंपनी के लिए कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर के लिए रिटर्न है, और कंपनी को हर हाल में जो पैसा इन्वेस्टर दे रहा है सर उस पर एटलीस्ट उसके रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा कमा के देना है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, पैसे वापस कर देंगे। ऐसा है, ये बेसिक बात समझ आती है? एक स्टेप और आगे जाए हम सर। चलो जी सर, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमने ये देख लिया अब तक कि एक इन्वेस्टर जब कंपनी को पैसे देता है तो वो ये सोच के देता है कि जी कंपनी उसको कुछ रिटर्न कमा के देगी, और कंपनी के लिए ये टारगेट बन जाता है कि जो शेयर होल्डर पैसे लेकर आया और जो रिटर्न मांग रहा है वो हमने उसको देना है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं। मुझे पता है सर कंपनी को पैसे कौन कौन देता है। देखिए मेजर दो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी को पैसे देते हैं। एक बंदा वो है सर जो शेयर होल्डर कहलाता है, ये कंपनी को पैसे देता है सर, ये शेयर होल्डर है, और ये जो पैसे दे रहा है ना इसको हम कहते हैं इक्विटी। ठीक है जी, 2 मिनट रुकिएगा, मैं बताता हूं कि इक्विटी का मतलब क्या होता है सर। एक और बंदा है सर, ये भी कंपनी को पैसे देता है, ठीक है जी, ये कहलाता है सर हमारा डेट होल्डर। क्या कहलाता है? डेट होल्डर। मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या मतलब होता है सर इसका। ये जो कंपनी को पैसे देता है ये कहलाता है डेट। गौर से सुनना, ये है हमारी कंपनी। 2 मिनट सुनिएगा दोस्त। सर मेरी एक इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंस है जहां से पैसा आ रहा है, और एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है मेरे पास डेट। ठीक है जी, दो लोग हैं कंपनी को पैसे दे रहे हैं। एक ने कंपनी को पैसे दिए और कंपनी ने ये उसको कहा कि भाई ये जो तुम पैसे दे रहे हो, मैं इसको नाम दे रहा हूं इक्विटी का, मिस्टर शेयर होल्डर पैसे तुम्हें कभी भी वापस नहीं करूंगा। इसका मतलब है सर इक्विटी मेरे पास रिडम्पशन के लिहाज से इररिडीमेबल होती है। क्या होती है जनाब? इररिडीमेबल का मतलब एक दफा कंपनी को पैसे मिल गए, कंपनी कभी भी वापस नहीं करेगी। अच्छा, फिर ये बेचारा अपने पैसे कहां से लेगा? अगर इसने कंपनी को पैसे दे दिए और बाद में इसको अपने पैसों की जरूरत पड़ी तो ये कहां से लेगा? सर ये जाए अपने शेयर स्टॉक मार्केट में बेच दे। ठीक है जी, कंपनी इसको पैसे वापस नहीं करेगी। इसका मतलब है कंपनी को जो इक्विटी का पैसा मिला है वो इररिडीमेबल है। इररिडीमेबल का मतलब है कभी वापस ही नहीं करना। अच्छा, ये जो बंदा पैसे दे रहा है ना कंपनी को, ये शेयर होल्डर बनने नहीं आया, ये डेट होल्डर शेयर होल्डर बनने नहीं आया। इसने कहा मैं आपको जो डेट के पैसे दे रहा हूं ना ये उधार है, उधार उधार। तो आपने क्या करना है, मुझे थोड़े टाइम बाद ये पैसे 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद वापस करने हैं। इसका मतलब है सर कंपनी के पास जो इक्विटी का पैसा होता है वो कभी भी वापस नहीं करना होता, और कंपनी को जो डेट मिलता है सर वो वापस करना होता है। अब मुझे बताओ ज्यादा रिस्क कौन बर्दाश्त कर रहा है? किसके पैसे ज्यादा टाइम फंसे रहेंगे? शेयर होल्डर के। ये बेचारा मासूम आदमी ऐसे दे दिए, बोला वापस भी नहीं चाहिए। फिर सर मेरे पास रिटर्न, रिटर्न का मतलब है इनकम। सर इक्विटी पे डिविडेंड मिलता है, और जब मिलता है जनाब जब प्रॉफिट्स होते हैं। अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो इस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज वो साल खाली भी जा सकता है। कंपनी को लॉस हो गया तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। कंपनी कहेगी यार शेयर होल्डर नहीं हुए प्रॉफिट, यार आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सर जिसने उधार दिया है वो आपसे इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट लेगा इररिस्पेक्टिव, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, इररिस्पेक्टिव ऑफ
प्रॉफिट प्रॉफिट हो या ना हो आपको सूद देना ही देना है। अब मुझे बताओ ये दूसरा पॉइंट सुनने के बाद भी आपको क्या लगा, कौन सा बंदा ज्यादा रिस्क बर्दाश्त कर रहा है? सर शेयर होल्डर, ये बेचारा मासूम है, कह रहा है पैसे भी ले लो वापस भी ना करो, प्रॉफिट हो तो रिटर्न देना नहीं तो रिटर्न भी नहीं देना। सर डेट होल्डर, ये थोड़ा सा शातिर आदमी है, ये कह रहा है भाई पैसे दे रहा हूं तो कुछ साल बाद वापस भी करने आपने, और इन पैसों पे मुझे आपने क्या देना है, सूद भी देना है, ऐसा। अच्छा फिर तीसरी चीज सर, परसेंटेज रिटर्न। सर इंटरेस्ट की जो परसेंटेज होती है वो फिक्स्ड होती है, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए फिक्स्ड अमाउंट देनी है, फिक्स परसेंटेज है। सर इक्विटी का परसेंटेज क्या होता है, वेरिएबल, यानी अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट हुआ तो कम डिविडेंड, ऐसा है। अब मुझे एक बात बताएं, कंपनी को दो लोग पैसे देते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स, ये क्या सोच के पैसे देते हैं कि डिविडेंड मिलेगा, जब प्रॉफिट होगा तब मिलेगा, जब प्रॉफिट नहीं होगा नहीं मिलेगा। डिविडेंड की अमाउंट भी वेरी करती है, प्रॉफिट हुआ बहुत ज्यादा तो ज्यादा डिविडेंड, नहीं हुआ तो नहीं, कम डिविडेंड। लेकिन सर जो डेट वाला है, जिससे सूद पे कंपनी को कर्जा दिया है, ये कर्जा है वापस देना है, इस पे सूद भी हर हाल में देना है चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है जी। और तीसरी चीज सर, फिक्स रेट से प्रॉफिट देना है, यानी इंटरेस्ट फिक्स रेट से देना है, चाहे आप कुछ भी कर लो भाई, मुझे एक फिक्स अमाउंट देनी है, आपका प्रॉफिट ज्यादा हो कम हो डजेंट मैटर, मुझे एक फिक्स रिटर्न आपने पे करना है। अब मुझे बताओ ज्यादा रिस्क कौन बर्दाश्त कर रहा है, ज्यादा मुसीबतें कौन बर्दाश्त कर रहा है, ज्यादा परेशानियां कौन बर्दाश्त कर रहा है? ऑब्वियसली बात है सर, शेयर होल्डर। तो ये कंपनी को जब पैसे देता है तो ये कहता है कंपनी मुझे 15% का रिटर्न चाहिए, कितने का, 15% का, मेरे पैसे पे मुझे 15% कमा के दो, कोशिश करोगे कमा के दो, नहीं कमा के दिया कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, नुकसान हो जाएगा लेकिन तुमने कमा के देना है भाई को 15%। ये कहता है मुझे 10% कमा के देना है, क्यों, ये क्यों 10% मांग रहा है, क्यों कंपनी इसके इसके पैसे को 10% पे एक्सेप्ट करेगी, क्यों 15% क्यों नहीं मांग रहा? भाई कंपनी कहेगी 15% पे वो बंदा मुझे पैसे दे रहा है, जो पैसे भी दे रहा है वापस भी नहीं मांग रहा, प्रॉफिट होगा तो उसको डिविडेंड दूंगा। भैया तेरी इतनी कंडीशन है, तुझे 10% ज्यादा नहीं देंगे। तो मुझे बताओ सर, शेयर होल्डर्स रिटर्न ज्यादा डिमांड करते हैं, डेट होल्डर्स यानी जिन्होंने कंपनी को सूद पे पैसा दिया होता है वो रिटर्न कम डिमांड करते हैं। इसका रीजन सर, शेयर होल्डर ज्यादा रिस्क ले रहे होते हैं, पैसे दे के कंपनी को वापस भी नहीं मांगते हैं। सर प्रॉफिट होता है तो इनको डिविडेंड मिलता है, नहीं होता तो डिविडेंड नहीं मिलता। तो मुझे एक बात ये बताओ सर, ये बेचारे ये मासूम लोग ज्यादा रिटर्न मांगेंगे, लेकिन सर जो दूसरी तरफ डेट वाला है जिसने कंपनी को पैसे सूद पे दिए हैं, वो बड़ा सख्त आदमी है, वो कहता है पैसे भी वापस लूंगा, सूद का रेट भी फिक्स रखूंगा, प्रॉफिट हो या ना हो तुमने मुझे सूद देना है। तो सर इसलिए कंपनी कम रेट पे डेट एक्सेप्ट करती है। अब बताओ जी, कंपनी के पास जो पैसा आया है, कंपनी के पास अज्यूम करें 100 रुपए शेयर होल्डर से हैं, और सर अज्यूम करें 50 रुपए कंपनी ने लोन लिया है, तो बताओ कंपनी के पास जो पैसा आया है महंगा पैसा कौन सा है, जिसपे ज्यादा रिटर्न कंपनी को देना है? सर शेयर होल्डर्स का पैसा महंगा है। लेकिन सर कंपनी के पास सस्ता पैसा कौन सा है, जिस पैसे पे कंपनी को कम रिटर्न देना है? वो डेट होल्डर्स का है। क्यों? क्योंकि डेट होल्डर रिस्क कम लेते हैं, शेयर होल्डर रिस्क ज्यादा लेते हैं। क्या ये बेसिक सी डिस्कशन आपके जहन में बैठी? ऐसा है। अब बताएं, इस पूरी डिस्कशन के बाद कंपनी का सिर्फ एक स्टेक होल्डर नहीं है, स्टेक होल्डर का मतलब जो कंपनी को पैसे दे रहा है सर, कंपनी का एक स्टेक होल्डर, एक इन्वेस्टर नहीं है, कंपनी के दो इन्वेस्टर्स हैं। कौन कौन? सर शेयर होल्डर और डेट होल्डर। शेयर होल्डर जो पैसे देते हैं कभी वापस नहीं लेंगे, फिक्स रिटर्न नहीं है इनका, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, ज्यादा रिस्क ले रहे तो ये ज्यादा रिटर्न भी डिमांड करेंगे। नंबर 2, सर जो डेट होल्डर है ये भी कंपनी को पैसा दे रहा है, ये वापस भी लेगा, इस पे सूद भी चार्ज करेगा, सूद चाहे प्रॉफिट हो या ना हो आपने देना है, सूद का रेट भी फिक्स है, ये कम रिस्क बेयर कर रहा है तो उसको रिटर्न भी हमने कम देना है। ये ब्रीफ सी डिस्कशन अगर समझ आ गई हो, इस वीडियो को यहां रोकें, इसको अच्छे तरीके से कॉपी करें, हम एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। चलो बेटा, अगर उसको कॉपी कर लिया हो तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आए जरा अब एक एग्जांपल देखते हैं। जनाब मुझे एक बात बताएं सर, अज्यूम करें कि ये मेरी कंपनी है, ठीक है जी, ये कंपनी है सर हमारी, इस कंपनी को शेयर होल्डर्स ने, ये शेयर होल्डर है, इसने कंपनी को पैसे दिए हैं से 100 रुपए, ठीक है जी। और एक और बंदा है सर, ये हमारे पास है हमारा डेट होल्डर। डेट होल्डर वो जो कंपनी को उधार देता है, सर इसने कंपनी को उधार दिया है, ठीक है जी, इस मासूम आदमी ने 50 रुपए दिए, ठीक है जी। ये कह रहे हैं जी मुझे 15% का रिटर्न चाहिए,
ये कह रहा है मुझे 10% का रिटर्न चाहिए। अब बताओ कंपनी के पास टोटल कितना पैसा आया है, कंपनी के पास टोटल कितना पैसा है, मैं बताऊं कंपनी के पास टोटल 150 रुपए पड़े हैं, कंपनी के पास टोटल 150 रुपए पड़े हैं। 100 रुपए पे 15% का रिटर्न देना है और 50 रुपए पे सर 10% का रिटर्न देना है। तो मुझे बताओ कंपनी को वेटेड एवरेज बेसिस पे पूरे 150 रुपए पे कितने पैसे कमाने हैं। मैं आपको बताता हूं सर, कंपनी कह रही है जी मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपीज हैं, और इस 100 रुपीज पे मैंने 15% कमा के देना है शेयर होल्डर को। इसी तरह सर मेरे पास 50 रुपए हैं, इस 50 रुपए पे मुझे 10% कमा के देना है किसको, अपने डेट होल्डर्स को। तो मुझे बताएं सर टोटल कितने पैसे कंपनी ने कमाने हैं। सर 100 रुपए पे 15%, ठीक है जी, और इसी तरह 50 रुपए पे 10%। तो सर कंपनी ने टोटल 20 रुपए कमाने हैं, लेकिन ये 20 रुपए कितने अमाउंट पे कमाने, कितने रुपए पे कमाने, 150 रुपए पे। तो मुझे बताएं सर कंपनी को वेटेड एवरेज बेसिस पे, वेटेड एवरेज बेसिस पे कितना रिटर्न कमाना है, दैट इज 13.33%। इसका मतलब है कंपनी ने इस 150 रुपए को ऐसे यूटिलाइज करना है कि हर एक रुपए पे अगर कंपनी ने 13.33% कमा लिया तो सर शेयर होल्डर भी खुश और डेट होल्डर भी खुश। कंपनी का टारगेट है कि इस 150 रुपए पे साल में 20 रुपए कमाने। मुझे बताओ सर इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों कहते हैं। देखिए एक कॉस्ट है 15%, कंपनी को 15% डिविडेंड देना है, एक कॉस्ट है 10%, कंपनी को 10% इंटरेस्ट देना है। सर ये इन दोनों के कहीं दरमियान में है, एग्जैक्ट दरमियान में नहीं है, क्योंकि सर 15% पे 100 रुपए में मिले, 15% वाले 100 रुपए और 10% वाले 50 रुपए। तो सर कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट यानी कंपनी ने हर एक रुपए पे 13.33% कमाना है। अब बताएं सर मैं अगर आपसे पूछूं, इस कंपनी के सामने एक प्रोजेक्ट है जिसको मैं नाम दे रहा हूं प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए में आपको अगर कंपनी पैसा इन्वेस्ट करे तो कंपनी को 20% का रिटर्न मिल सकता है, कंपनी को 20% का रिटर्न मिल सकता है। प्रोजेक्ट ए में 70 रुपए इन्वेस्ट हो सकते हैं। क्या कंपनी को प्रोजेक्ट ए में 70 रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए? कंपनी को मिसाल के तौर पर किसी बस को खरीदना चाहिए जिस पे 20% का रिटर्न मिले, हैं कंपनी को खरीदना चाहिए, हाँ, क्योंकि कंपनी ने 13.33% कमा के देने हैं और ये प्रोजेक्ट कंपनी को 20% दे रहा है। तो कंपनी को चाहिए कि शेयर होल्डर और डेट होल्डर का पैसा जो उसको मिला है उसमें 70 रुपए निकाल के प्रोजेक्ट ए में डाल दे। कितना रिटर्न मिलेगा इससे? 20%। तो भाई हमने कमाना कितना है, कंपनी ने कमाना कितना है? 13.33%। तो अगर कंपनी 20% कमाएगी तो उससे डेट होल्डर भी खुश रहेगा और शेयर होल्डर भी खुश रहेगा। डेट होल्डर को तुमने फिक्स रिटर्न देना है कितना? 10%। जो बाकी बचेगा हम शेयर होल्डर को दे देंगे। शेयर होल्डर कहेगा वाह जी वाह, मैंने तो मांगे 15 थे, इन्होंने तो बहुत जबरदस्त दे दिया। अब इसी तरह सर मेरे पास प्रोजेक्ट बी मौजूद है, प्रोजेक्ट बी आपको रिटर्न दे रहा है से 18% का, और प्रोजेक्ट बी आपसे पैसे मांग रहा है सर 80 रुपए। क्या प्रोजेक्ट बी में पैसे डालने चाहिए? यस सर डालने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट बी भी सर हमारे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा रिटर्न दे रहा है और हमें इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा ताकि हम अपने शेयर होल्डर और डेट होल्डर को खुश रख सकें। अब बताएं जी एक कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, एक कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव यह है सबसे पहले कि वो जान ले, कि वो जान ले नो व्हाट शेयर होल्डर्स एंड डेट होल्डर्स आर डिमांडिंग। ये बात हो रही है किसकी? रिटर्न की। ये मालूम कर लें कि शेयर होल्डर और डेट होल्डर क्या डिमांड कर रहे हैं। यानी क्या कैलकुलेट कर लें आप? सर आप कैलकुलेट कर लें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि इस केस में 13.33 है। ठीक है जी। फिर दूसरा काम आपने क्या करना है मिस्टर कंपनी या कंपनी, आपने क्या करना है? आपने करना है जनाब इन्वेस्ट दिस अमाउंट इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, businesses where possible returns are more than weighted average cost of capital of 13.33। यानी कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट इफ
पॉसिबल रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न इन आ प्रोजेक्ट इज मोर देन वैक, ठीक है जी, और डू नॉट इन्वेस्ट if expected returns are less than वैक। अगर वैक से कम रिटर्न मिल रहा है तो कंपनी को प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा है। आप बताओ कंपनी के दो ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले जान लो है कंपनी के तुमने कमाना क्या है। शेयर होल्डर तो डेट होल्डर तुमसे डिमांड क्या कर रहे हैं, पहले ये जान लो। सर हमारे शेयर होल्डर ने 100 रुपए पे 15% मांगा है और हमारे डेट होल्डर ने 50 रुपए पे 10% मांगा है, तो हमें 150 रुपए पे टोटल 20 रुपए कमाने हैं, यानी 13.33% हमने कमाई करनी है। अब ऐसी जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करें जहां से आपको 13.33% से ज्यादा रिटर्न मिले। अब अज्यूम करें सर एआरटीटी को कल पैसे मिलते हैं सर अहमद रजा और तारिक तुनियो की तरफ से जो कि ओनर्स हैं, और एक बैंक की तरफ से लोन मिलता है, ठीक है जी, गौर से सुनिएगा। तो ये पैसा एआरटीटी को एज ए इंस्टीट्यूट कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां इन्वेस्ट करना चाहिए जहां अहमद रजा और तारिक तुनियो जो कि शेयर होल्डर्स हैं, और सर हमारे पास जो बैंक ने जो हमें लोन दिया है, सर जो लेंडर है जिन्होंने हमें जो है वो डेट होल्डर जो हमने सूद पे पैसा दिया है, सर हम इन दोनों को खुश रख सकें। तो एआरटीटी को एसीसी में भी पैसा डालना चाहिए, एससी में भी डालना चाहिए, एमबीए में भी डालना चाहिए, और जितने एवेन्यूज में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है उन सब में पैसे डालने चाहिए। ये बात समझ आती है। अब बताएं एग्जाम में हमसे वो क्या पूछेगा। देखिए एग्जाम में आपके दो टॉपिक्स इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कवर होते हैं। एक टॉपिक एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि बताएं वैक कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है जी, ये वैक कहलाता है, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं जनाब फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। कंपनी को कोशिश करना चाहिए कि कम से कम सूद पे पैसा मिले, शेयर होल्डर कम से कम रिटर्न मांगे, तो कंपनी को अपने वैक को कम से कम रखना चाहिए, ठीक है। फिर कोशिश करना चाहिए ऐसे बैंक मिले जो कम सूद पे पैसे देते हैं, शेयर होल्डर को राजी करें कि कम सूद कम रिटर्न मांगो यार, हम बहुत अच्छी कंपनी है, अल्लाह के वास्ते रिटर्न कम मांगे, ठीक है जी। दूसरा काम क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। तो मुझे बताएं एक टॉपिक आपके कोर्स में वैक की कैलकुलेशन का है, वो आप यहां से देखोगे। एक टॉपिक आपके उसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का है, यानी प्रोजेक्ट्स को कैसे चेक करना है कि हम इसमें पैसे इन्वेस्ट करें या ना करें। ये दोनों आपके कोर्स का पार्ट, ठीक है जी। 15 नंबर वैक से आएंगे और 15 नंबर इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आएंगे। 30 नंबर का ये टोटल डायग्राम है, यह फैलता जाएगा, या फैलता जाएगा। वैक की कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये जो आप देख रहे हो ना कि 20% रिटर्न आ रहा है, 16-18% रिटर्न आ रहा है, ये भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो बताएं हमारा पूरा एमएफए का 30 नंबर, यानी सर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ योर पेपर दो चीजों पर डिपेंड करता है। वैक क्या है, पैसा कहां इन्वेस्ट करें, वैक कहां क्या है, पैसा कहां इन्वेस्ट करें। वैक कैलकुलेट करो ताकि पता चले कि मिनिमम रिटर्न कितना चाहिए कंपनी को, फिर कोशिश करो उन प्रोजेक्ट्स को देखने की जिसमें ये मिनिमम रिटर्न या इससे ज्यादा रिटर्न मिल सके। क्लियर हो गया मेरे बच्चों। इसको पहले अच्छे तरीके से कॉपी करें, ठीक है जी। यहाँ वीडियो को पॉज करें, ये कॉपी करें, फिर सर ये थ्योरी कॉपी कर लें। याद रखिएगा थ्योरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है सर, यहाँ कॉपी कर लीजिएगा। डन जी, बड़े एक स्टेप याद रहेगा, शेयर होल्डर ज्यादा रिटर्न मांगता है, डेट होल्डर कम रिटर्न मांगता है, दोनों के रिटर्न का वेटेड एवरेज हम निकालते हैं, वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनता है। कंपनी को कम से कम इतना रिटर्न जनरेट करना है। ये कहां से जनरेट करना है, कहां से कमाना है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करके। डिफरेंट प्रोजेक्ट में जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे हम ये कोशिश करेंगे कि वैक से ज्यादा रिटर्न मिले। अगर वैक से ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा होगा, हम शेयर होल्डर और डेट होल्डर को उनका पैसा वापस दे देंगे कि यार नहीं कमा पा रहे हैं, जो आप सोच के आए हो वो हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये बात भेजे में बैठती है सर, क्या ये बात समझ आती है? पक्का जी, इसको कर लोगे कॉपी। सर आगे बढ़ते हैं, थैंक यू वेरी मच। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, एक छोटी सी एक्सरसाइज है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब होता है, यानी कंपनी के पास पैसे कहाँ कहाँ से हैं। कंपनी के पास सर इक्विटी मौजूद है 45,000 रुपए की, और कंपनी के पास डेट मौजूद है 15,000 रुपए का। शेयर होल्डर 16% का रिटर्न मांग रहे हैं और डेट होल्डर 10% का रिटर्न मांग रहे हैं। आपने कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, ठीक है जी। इस वीडियो को यहाँ रोके, कैलकुलेट करें और देन फिर इसका सोल्यूशन कंपेयर करें। चले जी सर, मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सर मेरे पास सबसे पहले
सोर्सेस कौन कौन से? सर ये टेबल याद रखिएगा, आपने पेपर में ऐसे ही वैक कैलकुलेट करना है। अमाउंट क्या क्या है सर, इनका रेट क्या क्या है सर, और कंपनी को कितना कमाना है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ कॉस्ट। ठीक है जी। सर कंपनी के पास एक तो इक्विटी मौजूद है, कंपनी के पास सर डेट भी मौजूद है। इक्विटी के 45,000 मौजूद हैं, शेयर होल्डर ने 45,000 रुपये दिए और डेट होल्डर ने 15,000 रुपये दिए। शेयर होल्डर 16% का रिटर्न मांग रहे हैं, डेट होल्डर मासूम आदमी है, सिर्फ 10% का रिटर्न मांग रहा है। तो सर अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे बताओ, मुझे 45,000 रुपये पे 16% कमा के देना है, दैट इज 7,200। और मुझे सर 15,000 रुपयों पे 10% कमा के देना है, दैट इज 1,500। अब बताएं सर मेरे पास टोटल कमाई कितनी करनी है मैंने? सर मैंने 60,000 रुपये इस्तेमाल करते हुए कंपनी को सर 1,500 प्लस 7,200, कंपनी को मुझे 8,700 रुपीज़ कमा के देने हैं। 60,000 रुपये यानी कंपनी को 60,000 रुपये इस्तेमाल करके 8,700 रुपये कमाने। 60 कंपनी अगर 8,700 कमा ली कि क्या होगा, शेयर होल्डर भी खुश हो जाएगा, डेट होल्डर भी खुश हो जाएगा। इससे ज़्यादा कमा ले तो अच्छी बात है, दोनों और खुश रहेंगे, लेकिन डेट होल्डर को उसके सूद से ज़्यादा पैसे नहीं देने। ठीक है जी। अब बताओ अगर मैं वैक निकालने जाऊं तो वैक बराबर है 8,700 डिवाइडेड बाय 60,000। ठीक है जी। ये मेरे पास आता है सर 14.5%। अब बताएं कंपनी ने जितने प्रोजेक्ट्स में पैसे इन्वेस्ट करने, क्या इंश्योर करना है? ये इंश्योर करना है कि 14.5% से कम रिटर्न ना मिले। जो भी कंपनी जहां भी पैसा इन्वेस्ट करे इससे ज्यादा रिटर्न मिले, ऐसा है सर। इसको कॉपी करें, हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जनाब। चलिए जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं जो हमारी पूरे एमएफए में बुनियाद बनेगी आगे बहुत सारे टॉपिक्स में। ठीक है, ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट रहेगा, दैट इज रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, अज्यूम करें, छोटा सा किस्सा मैं आपके सामने रखता हूँ। एक इन्वेस्टर एक बंदा है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर सर ये मैं हूँ। अज्यूम करें सर मैं पहुंच चुका हूँ जनाब कोई करंटली 38 ईयर्स का। ठीक है जी। अब मैंने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया, मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं। ठीक है, मैंने पैसा जमा कर लिया जी कोई 100 मिलियन रुपए। ये 100 मिलियन रुपए मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार ये 100 मिलियन रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, कुछ ना कुछ रिटर्न कमा लूंगा। वैसे तो यार टीटी अल्लाह का शुक्र है चल रहा है और भी बिजनेस चल रहा है यार, इससे मैं कमाना चाहता हूँ पैसिव रिटर्न। पैसिव रिटर्न का मतलब है मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा, वहां से रिटर्न आता रहेगा। तो मैं इस तरह करना चाह रहा हूँ। ठीक है, गौर सुनना। अच्छा, मैं आता हूँ जनाब एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास। किसके पास? ये कौन होता है सर? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कौन है? सर ये बंदा मुझे बताएगा कि मुझे पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, क्या मेरे लिए बेहतर है, और मैं इसको एक फीस दे दूंगा। ठीक है जी, मैं इससे डिस्कशन करने आया हूँ। मैंने कहा जी 100 मिलियन रुपए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर साहब मुझे गाइड करें मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो उससे मुझे कहा कि सर मैं आपको ना कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़। एवेन्यूज़ का मतलब है कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है जी, जब आप इन इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ आपको रिटर्न मिलेगा और कुछ चांसेस होंगे पैसा डूब जाने का, वो रिस्क कहलाता है। पैसा डूब जाने का कुछ चांस होगा, वो क्या कहलाता है? वो रिस्क कहलाता है। डूबने का चांस, रिटर्न ना कमाने का चांस इज रिस्क। ठीक है, तो मैंने कहा जी मुझे बताएं। उसने कहा जी सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक काम करें, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर दें। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा भैया गवर्नमेंट आवाम से उधार लेती है। जब गवर्नमेंट को मनी सप्लाई मुल्क के अंदर कम करना होता है तो पैसा निकाल लेती है, आवाम को कहती है ये लो मेरे सर्टिफिकेट, मैं आपको सूद दे रहा हूं 10% का, रखो अपने पास। ठीक है जी, और आप मुझे ये पैसा दे दें। तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पैसा दे देते हैं उधार के तौर पे, और गवर्नमेंट हमें उस पर क्या करती है, 10% का रिटर्न देती है। पैसा डूब जाने का चांस 0% है यहाँ पे। एक बंदा कहेगा यार ये नवाज शरीफ और जरदारी जैसे लोगों के पास पैसा इन्वेस्ट करके, ठीक है जी, पैसा डूब जाने का चांस 0% हो, हाउ इज दैट पॉसिबल? देखिए याद रखिएगा, गवर्नमेंट चाहे इमरान खान की हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, चाहे जरदारी की हो, या चाहे असल वालों की हो जो असल हुकूमत करते हैं, सर इनके पास जो है वो नोट छापने की मशीन होती है। वो नोट छापते हैं और आपको पैसे दे देंगे, आपके पैसे डूबने का चांस
0% है। इसलिए जब भी आप गवर्नमेंट को पैसे देते हो उधार के तौर पे, हम ऐसी इन्वेस्टमेंट को कहते हैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, यानी इसमें कोई रिस्क ही नहीं है और इस पे कमाए जाने वाले रिटर्न को क्या कहते हैं? रिस्क फ्री रिटर्न। यानी अहमद रजा साहब, अगर आप 10% रिटर्न पे खुश हैं, यकीन करें आपके पैसे डूब जाने का चांस 0% है, लेकिन रिटर्न सिर्फ 10% मिलेगा। ठीक है जी, गवर्नमेंट को दे दें पैसा, ये 100 मिलियन रुपए गवर्नमेंट को दे दें, बॉन्ड्स लेके रख लें, 10% से सूद आता रहेगा, पैसा डूबने का चांस 0%। मैंने कहा नहीं यार, मुझे थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा रिटर्न चाहिए। उसने कहा फिर आप एक काम करें, आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जगह कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदें। क्या खरीदें? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है जी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदें, इनको आप देने पे इनको पैसे, इन कंपनीज को पैसा दे दें या बैंक डिपॉजिट कर लें। और ये बैंक डिपॉजिट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो आप लेंगे ना, गौर से सुनिएगा मेरे बच्चों, कोशिश करें कि ये ट्रिपल ए रेटेड हो। क्या हो? ट्रिपल ए रेटेड। अब इसको जरा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, देखो मुझे एक बात बताओ, मेरा एक कॉलेज है जो कहलाता है जी ARTT बिजनेस स्कूल। 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लो कि ये एक कंपनी है, ये एक पार्टनरशिप फर्म नहीं है, बल्कि ये कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी को लोन चाहिए होता है, क्या करती है? ये लोन चाहिए होता है, ये जाती है बैंक के पास, बैंक मुझे लोन चाहिए। गौर से सुनना मेरे बच्चों, क्या चाहिए? बैंक मुझे लोन चाहिए। बैंक क्या करता है? इसको एक सूद का रेट ऑफर करता है कि हम इस रेट पे आपको सूद देंगे। ऐसा सुना, ऐसा है। बैंक ने जी ARTT बिजनेस स्कूल को कहा आपको 16% पे सूद मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद गया सर एक और स्कूल, BSA स्कूल। ठीक है जी, ठीक है जी, बैचलर स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है जी, ये गया सर, इसको बैंक ने कहा जी आपको सूद 15% पे। और भाई मैं चला गया ARTT वाला, मैंने कहा यार मुझे क्यों 16% पे लोन दे रहे हो, उसको 15% पे क्यों दे रहे हो? तो बैंक ने कहा भैया आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, BSA की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है। इसका मतलब ये क्रेडिट रेटिंग कोई चीज होती है? ये क्रेडिट रेटिंग सर कोई ऐसी चीज है जो हमारी खुसूसियात, हमारी तारीफ, औकात औकात आइडेंटिफाई करती है। सर ये क्रेडिट रेटिंग कहां से मिलती है? सर पाकिस्तान में क्रेडिट रेटिंग कंपनीज हैं। गौर तो सुनिएगा मेरे बच्चों, क्या है जनाब? क्रेडिट रेटिंग कंपनीज। आप जाएं क्रेडिट रेटिंग कंपनी के पास, आप उसको कहें कि मुझे अपनी क्रेडिट रेटिंग करवानी है। वो क्या करेगी? वो आपका पूरा डाटा लेगी, आपका CFO कौन है, आपका CEO कौन है, आपके शेयर होल्डर्स कितने हैं, आपके पास पैसा कितना है, आपने ऑलरेडी कितना लोन लिया हुआ है, आपके पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स क्या है, कि मार्केट में कंपटीशन किस तरह का है, सारे फैक्टर सामने रखते हुए आपको एक रेटिंग देगी। सबसे बेस्ट रेटिंग होती है AAA। AAA का मतलब यह है कि इस कंपनी को पैसा दे दो तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, 0% रिस्क। बेहतरीन क्रेडिट रेटिंग AAA। फिर AAA से हल्की क्या होती है? AAA से हल्की क्या होती है? AAA से हल्की होती है सर AA। AA प्लस का मतलब अभी AA है, थोड़ी सी हल्की है क्रेडिट रेटिंग, लेकिन इंशाल्लाह ताला प्लस का मतलब है अभी और ऊपर जाएगी और ऐसी जबरदस्त बन जाएगी कि आपकी सोच है। तो क्रेडिट रेटिंग जो है वो आपको करवानी पड़ती है। ठीक है जी, डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग कंपनी से, पाकिस्तान में 2 क्रेडिट रेटिंग कंपनीज हैं। किसी भी कंपनी को अपनी औकात मालूम करनी है, जाए क्रेडिट रेटिंग कंपनी के पास, वो पूरा डाटा लेगी उससे और उसको एक क्रेडिट रेटिंग असाइन कर देगी। ठीक है जी, क्रेडिट रेटिंग AAA का मतलब है कोई रिस्क नहीं है। AA+ का मतलब है 1-8% का रिस्क है कि पैसा डूब जाए। ठीक है जी। AA न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? भाई अभी AA पता नहीं इसके बाद ऊपर जाए नीचे जाए, कंपनी के हालात देख के अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। AA- क्या मतलब? अभी कंपनी AA पे है लेकिन नीचे भी आ सकती है। ठीक है जी, यानी अगला मूव इसका नीचे की तरफ है, ऐसा। तो मुझे एक बात बताएं, क्रेडिट रेटिंग AAA का मतलब होना बेस्ट, AA+ का मतलब है AAA से थोड़ा सा नीचे, लेकिन इंशाल्लाह ये AAA होने वाला है। AA+, AA न्यूट्रल का मतलब ये है AA पे कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का। इसका मतलब है इसका अगला मूव ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। AA- अभी तो है AA, लेकिन अगला मूव इसका नीचे की तरफ है, ये नीचे जाएगा ऊपर नहीं जाएगा। अब बताएं जी, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कह रहा हूं मैं भाई गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहा, मुझे कोई और अच्छा एवेन्यू बताओ। उसने कहा भैया आप एक काम करें, बैंक में पैसे जमा करा दें। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिनकी रेटिंग AAA है,
कुछ कंपनीज हैं जो डिबेंचर इशू करती हैं, बॉन्ड इशू करती हैं, सूद पे पैसा लेती हैं। अगर आपने उनको पैसा सूद पे देना है, आप इन्वेस्टर हो, आपको सूद पे पैसा देना है किसी कंपनी को, या आपको बैंक में पैसा जमा कराना है और ये AAA रेटेड है, तो आपको रिटर्न मिल जाएगा अराउंड 10.5% का, लेकिन सर डूबने का चांस ना होने के बराबर होगा। तो इसमें और गवर्नमेंट में क्या फर्क है? गवर्नमेंट के पास नोट छापने की मशीन है, वो नोट छाप के आपको दे सकती है, रिस्क तो है ही नहीं कोई। ठीक है जी, इसमें भी रिस्क नहीं है, लेकिन रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है। ठीक है जी, क्योंकि सर ये गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है जी, अब बताएं जी, हमारे पास, हमने कहा नहीं और रिटर्न कमाना है, तो इन्वेस्टर ने हमसे कहा आप एक काम करें, आप बॉन्ड्स ले लें। ठीक है जी, AA+, ये आपको मिल जाएगा 10.75% के रिटर्न पे, और इसमें गालिबन सर कोई 1% के आसपास लॉस का रिस्क होगा, यानी आपका पैसा डूबने का चांस 1% होगा। मैंने कहा नहीं यार, कोई और अच्छी चीज दिखाओ, मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो हमसे इन्वेस्टर ने कहा ऐसे बॉन्ड्स भी अवेलेबल हैं जो BBB हो। मैंने कहा BBB क्या होता है? उसने कहा जी जैसे AA, AAA है, फिर AA+ है, फिर AA है, फिर AA- है, फिर सिंगल A है प्लस, फिर सिंगल A, फिर सिंगल A-, और फिर ऐसा भी है कि BBB है। मुझे कहा BBB, उसने कहा ये चौथी 5वें नंबर पर रेटिंग आती है, इसमें आपको रिटर्न मिल जाएगा अराउंड 12% का। ठीक है जी, लेकिन आपको रिस्क होगा सर 2 से 2.5% का। BBB कहलाता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स। क्या कहलाता है? अगर आपको पेपर में वर्ड नजर आए ना इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, इसका मतलब ये वो बॉन्ड्स हैं, ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें पैसा डूबने का खर्चा 2-2.5% है। ठीक है जी, BBB इनकी रेटिंग है, BBB से आगे नहीं है। ठीक है जी, 12% इस पर रिटर्न मिलना है एवरेज। ये मैं ये रिटर्न आपको बता रहा हूँ, ये एक डमी फिगर्स हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि मार्केट में यही चल रहे हो। पाकिस्तान में इस पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे रिटर्न 16% चल रहा है। ठीक है जी, अब बताएं जी, मैंने कहा यार थोड़ा और कमाना है। उसने कहा फिर एक काम करें, जंग बॉन्ड्स ले लें। मैंने कहा ये क्या होते हैं? उसने कहा ऐसे बॉन्ड्स जिसमें डूब जाने का खर्चा नियरली 10% होता है, आपको रिटर्न इसमें 17-18% मिल जाएगा। यानी ऐसी बकवास कंपनीज को आप लोन दे दें, वो आपको रेट ज्यादा दे देंगे, लेकिन पैसा डूबने का खतरा भी होगा। चंदा ऑयल एक कंपनी है, ठीक है, चंदा ऑयल लिमिटेड को आप दे दें, थल कॉरपोरेशन को दे दें, ठीक है जी, आप किसी इंडस्ट्री की छोटी तरीन कंपनी को पैसा दे दें, डूबने का चांस भी ज्यादा होगा, रिटर्न भी आपको अच्छा दे देगी। ठीक है, लेकिन याद रखना रिस्क जहां ज्यादा, रिटर्न वहां ज्यादा। ठीक है, अब बताएं जी, मैंने कहा नहीं यार मुझे तो और कमाना है। उसने कहा फिर आप एक काम करें, इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर दें। मैंने कहा इसका मतलब? उसने कहा आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लें, आपका रिटर्न 20% से 40% भी हो सकता है, लेकिन 50% पैसा डूबने का खर्चा भी होता है। अब बताएं जी, मैं अगर आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा? आपको इतना डिटेल में मालूम होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको एक ब्रीफ एग्जांपल दी है। सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में? जहां रिस्क कम तो रिटर्न भी कम। ठीक है जी, उससे आगे जाऊं तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसी कंपनीज पकड़ लें जिनमें रेटिंग AAA रेटेड बैंक्स हो, AAA रेटेड कंपनी दो, जो डिबेंचर, देखिए कंपनीज को पैसा चाहिए होता है ना, वो आपको डिबेंचर देके आपसे पैसे ले लेती, उधार लेती हैं आपसे, जैसे बहुत सारी कंपनीज करती है। एंग्रो अवामुन नास से उधार लेती है, उनको बॉन्ड इशू कर देती है। एंग्रो इज अ AAA रेटेड कंपनी। मिसाल दे रहा हूं सर, सर मिसाल के तौर पर मीजान बैंक इज अ AAA रेटेड बैंक। ठीक है जी, यानी इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करें डूबने का चांस ना होने के बराबर है। तो मुझे एक बात बताएं सर, इनमें अगर मैं पैसा डाल दूं तो मुझे गवर्नमेंट बॉन्ड से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन रिस्क यहां भी नहीं है। AA+ बॉन्ड्स अच्छे बॉन्ड्स हैं, बहुत अच्छे बॉन्ड्स हैं, बहुत अच्छी कंपनीज के बॉन्ड्स हैं, लेकिन डूबने का रिस्क है, 1% चांस है कि आपका पैसा डूब जाए। रिटर्न आपको सर तकरीबन 10.7% मिल जाएगा, 7-5%। BBB रेटेड बॉन्ड्स बकवास बॉन्ड्स, लेकिन सर इस पे 12% का रिटर्न तो मिल रहा है, लेकिन डूबने का चांस 2-2.5%, 3% होता है। बिल्कुल ही बकवास बॉन्ड, जुआ। पैसा इन्वेस्ट कर दो, 17% का रिटर्न मिल सकता है, पैसा डूबने का चांस भी 10% है। इन 10 कंपनीज में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, एक डूब ही जाएगी। फिर इक्विटी में पैसा डाल दो, बॉन्ड छोड़ो, सूद पे पैसा लगाना छोड़ो, किसी कंपनी के शेयर्स ले लो। शेयर्स ले लोगे, रिटर्न तो बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ये याद रखो शेयर की प्राइस ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है, तो चांसेस हैं कि आप 50% चांस है कि आप लॉस कर दो, ऐसा। अब बताओ, जितना रिस्क ज्यादा उतना रिटर्न ज्यादा, जितना रिस्क ज्यादा उतना रिटर्न ज्यादा। ठीक है जी, अब जरा इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को 2 मिनट के लिए मुझे बताओ सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई दोनों में डिफरेंस ये है कि 1% का रिस्क आपको लेना पड़ रहा है, लेकिन आपको
एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है कितने का, 0.75% का। गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा डालूं 10% मिले, ट्रिपल बी रेटेड बॉन्ड्स में पैसा डालूं मुझे 10.75% मिले, 0.75% का रिटर्न ज्यादा मिले 1% का रिस्क लेने के लिए। याद रखिएगा ये जो 0.75% है ये कहलाता है प्रीमियम। ये क्या कहलाता है, प्रीमियम। रिस्क लेने की वजह से आपको प्रीमियम मिलता है। ऐसा अगर आपको मैं कहूं जनाब इसको जरा कंपेयर करो प्यारे बच्चों 17% से, कितना प्रीमियम है, आप कहोगे जी प्रीमियम है 7% का, लेकिन इस प्रीमियम को हासिल करने के लिए आपको 10% का रिस्क लेना पड़ रहा है। तो याद रखिएगा जब आप रिस्क लोगे आपको प्रीमियम मिलेगा, एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। जब आप रिस्क लोगे आपको प्रीमियम मिलेगा, एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। ये बात समझ आती है। सर ये थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट्स अपने पास नोट कर लें, एग्जाम में इस पे कोई प्रैक्टिकल सवाल नहीं आएगा, लेकिन थ्योरेटिकली वो पूछ सकता है कि जी बताएं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में सबसे कम रिस्क है तो रिटर्न भी कम है। गवर्नमेंट बॉन्ड के बाद सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रिस्क के हिसाब से कौन सी है, ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स, उसके बाद डबल ए प्लस। ठीक है जी। फिर सर कहीं नीचे जाके इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स क्या होते हैं, यानी वो बॉन्ड जिसकी रेटिंग ट्रिपल बी होती है। इससे नीचे ना फिर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो इसका मतलब आप जुआ खेल रहे हो। ठीक है जी। इससे कम कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब आप जुआ खेल रहे हो। जंग बॉन्ड्स, जुआ बॉन्ड्स, यानी पैसे मिल भी सकते हैं, डूबने का भी खतरा बहुत ज्यादा है। इक्विटी पैसा ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, रिटर्न भी अच्छा खासा मिल सकता है, लॉस भी अच्छा खासा हो सकता है। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं। कह रहे जी एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने कह रहे जी शामिल लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। 2.5 लाख रुपए की इक्विटी है, इसमें 1.5 लाख रुपए का डेट है। डेट पे जो है वो 12% का रिटर्न हम डिमांड कर रहे हैं, और इक्विटी पे लिखा हुआ रिक्वायर अ प्रीमियम ऑफ 8% ओवर इंटरेस्ट। 2 मिनट के लिए इस सवाल को यहीं रोकें और जो समझ आ रहा है कर दें। ठीक है जी। फिर इसका सोल्यूशन देखें। ठीक है, वीडियो को यहीं रोकें और इसको खुद सॉल्व करें। चलिए जी इसको हम सॉल्व करते हैं जनाब। हमारे पास सबसे पहले ये मालूम कर ले, मैंने आपको कहा था जब भी वैक मालूम करना हो एक टेबल निकाल लें, सर टेबल बना लिया करें। वो क्या जी, एवेन्यूज या सोर्सेज। फिर हमारे पास है जनाब कितने रुपए हमारे पास पड़े हुए हैं, अमाउंट। फिर इन पैसों का रेट, और फिर इन पैसों की कॉस्ट। सर हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास सर दो ही सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इक्विटी है, सर हमारे पास डेट है। इक्विटी का पैसा कितना है, 2.5 लाख। डेट का पैसा है 1.5 लाख। अच्छा, डेट का रेट सीधा सीधा दिया हुआ है कितना जी, 12%। इक्विटी के लिए वर्ड यूज किया है कि प्रीमियम चाहिए 8% ओवर डेट, ओवर इंटरेस्ट। तो इसका मतलब है 8% रेट नहीं है, 8% रिक्वायर्ड रिटर्न नहीं है, रिक्वायर्ड रिटर्न है 12% प्लस 8%, यानी 20% चाहिए इनको। ये कह रहा है भाई, कंपनी को कह रहे जितना अपने सूदखोरों को पैसा दे रहे हो ना, इससे हमें 8% ऊपर रिटर्न चाहिए। अब बताएं सर मेरे पास ये कितना बनता है जी, ये मेरे पास बनता है सर कोई 2.5 लाख का 20% 50,000 बनता होगा। 50,000 सर, इसका क्या बनता है 1.5 लाख का 12%, ये बनता है सर मेरे पास 18,000। ये टोटल हो जाता है सर मेरे पास 68,000, और ये मेरे पास हो जाता है जी 3.5 लाख। अब बताएं सर मेरे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कुछ पैसा मेरे पास 20% वाला पड़ा है, कुछ मेरे पास 12% वाला पड़ा है। बताएं मेरा वेटेड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या जी, 68,000 डिवाइडेड बाय 3.5 लाख, ये बनता है सर मेरे पास 3.5 लाख है, ये 1.5 लाख और 2.5 लाख, ये मेरे पास 4 लाख बनते हैं। 3.5 कहाँ से बनते हैं हिरोइंचियो, तो 68 डिवाइडेड बाय 4 लाख, ये मेरे पास आता है अराउंड 17% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब बताओ कंपनी को करना क्या है, कंपनी को अपने पैसे पे 4 लाख जो कंपनी के पास पड़े 17% पे कमाई करनी है, या इससे ज्यादा पे कमाई करनी है, ताकि शेयर होल्डर भी खुश रहे और डेट होल्डर भी खुश रहे। सर आज के पूरी क्लास में हमने कुछ 4-5 चीज़ें कवर की, मैं ज़रा उनको रिपीट कर दूं। मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि एक इन्वेस्टर जब कंपनी के पास पैसा इन्वेस्ट करता है तो सर उसका एम ये होता है, सबसे पहले हमने ये देखा इनफैक्ट कि हमारे पास जो बिजनेस करने के तरीके हैं, सोल ट्रेडिंग बिजनेस है, एक ही बंदा है, उसी का कैपिटल है, वही खुद मैनेजर है, बिजनेस आसान है, सीधा सीधा हिसाब किताब है। पार्टनरशिप में कुछ लोग होंगे, वही अपने बिजनेस के मैनेजर्स भी होंगे, वही अपने बिजनेस के इन्वेस्टर्स भी होंगे, लेकिन हम बात करेंगे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कंपनी की।
कंपनी वो स्ट्रक्चर है जिसमें इन्वेस्टर कोई और होता है, बिजनेस को कोई और मैनेज कर रहा होता है, ठीक है जी। तो हम जब वर्ड कंपनी यूज करेंगे तो वो मैनेजमेंट को रेफर किया जा रहा होगा, यानी कंपनी को लोग पैसा देते हैं, कंपनी आगे इसको डिफरेंट ऑपरेशंस में इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न कमाती है। फिर हमने ये देखा सर परसेंटेज रिटर्न निकालने का तरीका, कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और 1 साल बाद आपको 115 रुपये मिल रहे हैं, तो इफेक्टिवली 15 रुपये आपको ओवर एंड अबव मिल रहे हैं 100 रुपये पे, और ये 100 रुपये पे 15 रुपये की कमाई इफेक्टिवली 15% बनती है। फिर हमने देखा जी एक कंपनी को इन्वेस्टर पैसा देता है तो कुछ सोच के पैसा देता है, ठीक है जी। जैसे एक इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए दिए तो ये सोचा कि 16% का रिटर्न कमाएंगे, कंपनी ने इसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है जहां 16% से ज्यादा रिटर्न मिल रहा हो। अगर 16% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, कंपनी इन्वेस्टर को पैसा वापस कर देगी, ठीक है जी। फिर हमने देखा कि जनाब ये इन्वेस्टर के लिए तो रिटर्न है, लेकिन ये कंपनी चूंकि पे करेगी, कमा के पे करेगी, तो कंपनी के लिए कॉस्ट है, ठीक है जी। फिर हमने ये देखा एक छोटा सा क्वेश्चन सर, फिर हमने ये देखा कि हमारे पास सर इक्विटी होल्डर और डेट होल्डर दो सोर्सेज है कंपनी के पास, इक्विटी से भी पैसा आता है, डेट से भी पैसा आता है। इक्विटी से एक दफा पैसा आ गया तो कंपनी ने वापस नहीं करना, डेट से पैसा आया तो कंपनी को वापस भी करना है। सर कंपनी को इक्विटी पे डिविडेंड देना है जब प्रॉफिट होगा, नहीं होगा प्रॉफिट हम डिविडेंड नहीं देंगे। कंपनी को हर हाल में सूद पे करना है डेट के ऊपर, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। सर डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं है, कम कमाया कम देंगे, ज्यादा कमाया ज्यादा देंगे, बहुत ज्यादा कमाया बहुत ज्यादा देंगे, मर्जी हमारी। लेकिन सर डेट का इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, कुछ भी करो आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मैनेज करना है, पे करना है। अज्यूम करो जी कंपनी को दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से पैसा मिलता है, हम उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। फिर हमने देखा जी कंपनी को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, या कंपनी के दो ऑब्जेक्टिव्स, एक तो वैक मालूम होना चाहिए कंपनी को, और दूसरा उस पैसे को जो शेयर होल्डर और डेट होल्डर से लिए ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहां वैक से ज्यादा रिटर्न मिले। अगर वैक से ज्यादा रिटर्न मिले या मिलना हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न वैक से ज्यादा हो, किसी प्रोजेक्ट में पैसा डालेंगे तो वैक से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, इन्वेस्ट कर दो। किसी प्रोजेक्ट में पैसा डालेंगे वैक से कम रिटर्न मिलेगा, इन्वेस्ट नहीं करो। फिर हमने वैक कैलकुलेट करना सीखा सर। फिर हमने जरा ये देखा कि सर ट्रिपल ए रेटेड और गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऐसी सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है तो पैसा डूबने का खतरा कोई नहीं है, लेकिन यहाँ रिटर्न कम है। फिर हमने देखा जी ट्रिपल बी रेटेड बॉन्ड्स, जंग बॉन्ड्स, ये ऐसे ऐसे एवेन्यूज हैं जहां कंपनी पैसा इन्वेस्ट करेगी, या कोई भी इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेगा, कोई भी बंदा इंडिविजुअल आके अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करेगा, तो सर उसको रिस्क भी फेस करना पड़ेगा लेकिन रिटर्न ज्यादा मिलेगा। किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? पैसा डूब भी सकता है, छक्के भी मार सकते हो, इनकम भी ज्यादा, रिस्क भी ज्यादा। फिर हमने ये देखा जनाब क्रेडिट रेटिंग का कॉन्सेप्ट, ट्रिपल ए का मतलब होता है बेहतरीन, पैसा डूबने का कोई चांस नहीं। फिर रेटिंग कम होती जाती है। क्रेडिट रेटिंग कंपनीज पाकिस्तान में दो है, ठीक है जी, नाम आपको बता देता हूँ, आप जो है वो आपको पता नहीं होगा। JCR VIS एक कंपनी का नाम है, JCR VIS, एक का नाम है पैकरा, ठीक है जी, PACR है, पैकरा पाकिस्तान, ठीक है जी। फिर हमने ये देखा जनाब हमारे पास एक सवाल हमने देखा जिसमें एक कंपनी के डेट होल्डर ने कंपनी को पैसा दिया, 12% रिटर्न मांगा, और शेयर होल्डर ने डेट होल्डर के रिटर्न को देख के कहा मुझे इससे 8% ऊपर चाहिए। तो प्रीमियम का कॉन्सेप्ट हमने देखा, ठीक है जी। आई होप ये आपको आज का लेक्चर मुकम्मल तौर पे समझ आ गया होगा। इनकेस अगर कोई सवाल हो तो आप मेरे नंबर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 0336198477, ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन, अस्सलाम वालेकुम।